is normal as well. This is something that we all experience at certain points in times in our life. Specifically अगर हम बात करें सबसे common form of anxiety जो हम सब experience करते हैं, that is during examinations or times when we are evaluated in something. अभी इसी anxiety emotion को अगर हम देखें और समझें कि कब ये anxiety एक disorder, एक illness में बदल जाता है, जहाँ पर specifically आज हम बच्चों में anxiety disorders की बात करेंगे. So developmentally हम इस चीज़ को समझते हैं. Stranger anxiety, stranger danger is something that we often talk to children, and children are aware कि stranger से बात नहीं करनी, उनसे थोड़ा दूर रहना है. Relative से बात कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं. But then there are also times when children find it very difficult to leave their parent. घर से बाहर नहीं जाना चाहते, पेरेंट को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक तरह की एंजाइटी जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ जाती है. इस चीज़ को हम आज समझते हैं, एंड स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. सो डॉक्टर आस्तिक, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. Separation anxiety disorder usually बच्चों में देखा जाता है when they are separated from their caretakers. ये although it is a normal developmental process, but if the anxiety warrants intervention, that's when हम उसको clinically बोल सकते हैं कि वो separation anxiety disorder है. For example, अगर बच्चा unusual behaviors exhibit करे after being separated, या is unable to adapt to situations in which a normal child would be able to adapt to without their caretakers, then we label the child as having separation anxiety disorder. सो हम ये देखते हैं ये डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट है, माने कि लेवल ऑफ एंजाइटी इतना ज़्यादा होता है दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक बच्चा पेरेंट को क्लिंग कर रहा है, या ऑलमोस्ट जैसे कि परछाई की तरह शैडो कर रहा है, पेरेंट के पीछे पीछे जा रहा है, रूम से अलग नहीं हो, पेरेंट से रूम से अलग नहीं होना, स्कूल में जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत करना, वहाँ पर क्राइम स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डर बहुत ज़्यादा लगता है. दे मे इवन समटाइम्स कंप्लेन ऑफ फीलिंग फियरफुल ड्यूरिंग बेड टाइम, कि जब तक पेरेंट सुला ना दे तब तक वो जो है सोते नहीं हैं, या रात को अगर नींद खुलती है तो पेरेंट के पास चले जाते हैं उनके साथ सोने. फिर हम ये भी देखते हैं कि इन समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिफ्यूजल टू गोइंग टू स्कूल, वहाँ स्कूल नहीं जाना चाहते. साथ ही साथ एक सोशल विड्रॉल, सैडनेस, ये डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग इन देयर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी अगेन बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मेरा पेरेंट कहाँ है, मेरा पेरेंट आसपास होना चाहिए. इट्स लाइक दे आर लुकिंग फॉर दैट अटैचमेंट फिगर जस्ट अराउंड देम, बिकॉज अगेन दे मे हैव सम नेगेटिव fearful thoughts sometimes maybe about losing the parent for whatever reason. And some of the common form of fears that we see in these kids is कि उनको ये डर लग सकता है कि कोई उनको उठा के ना ले जाए, या उनके पेरेंट को कोई हार्म ना कर दे, या उनको कोई हार्म ना कर दे, इस तरीके से. सो इसलिए हम ये इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, माने कि सेपरेशन फ्रॉम द केयर गिवर, द अटैचमेंट फिगर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरेंट की. एंड इसी के चलते जो है बच्चे की अगेन डेली लाइफ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है. इस चीज को अगर हमें एक क्लिनिकल एस्पेक्ट से समझना हो तो डॉक्टर आस्तिक, कितना क्या ड्यूरेशन रहता है टू बी एबल टू डायग्नोज इट लाइक अ क्लिनिकल कंडीशन? For separation anxiety disorder, in order for it to be a clinical condition, the symptoms have to last for 4 weeks or more. 4 हफ्ते, 1 महीना या उससे ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स लास्ट करे ऑफ सेपरेशन एंजाइटी, तो आप उसको क्लिनिकल कंडीशन बोल सकते हैं. और हम ये भी देखते हैं कि विद बेसिक सपोर्ट भी कहीं ना कहीं बच्चे की एंजाइटी कम नहीं हो रही. इसलिए ज़रूरी है कि उस टाइम पे हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करें, एंड वेरेवर रिक्वायर्ड ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. एज ऑफ ऑनसेट क्या रहेगा? एज ऑफ ऑनसेट, आप बेसिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन अ प्री स्कूल एज चाइल्ड, बिकॉज बहुत सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो
whether it is clinical or non-clinical cannot be distinguished in the earlier age group. Usually onset of symptoms तब होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है and school refusal या फिर वो स्कूल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो पेरेंट्स से सेपरेट नहीं हो पा रहा, which would be around age 4 to 5 is when the symptoms may start to clinically manifest. Now if they last for a long period, then we call it a clinical condition. Right. Now if we try and understand a little bit about the risk factors, what are the various aspects जो हम देखते हैं because of which this may be happening in a child? So जहाँ तक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट की बात करें, सो इफ देयर हैज़ बीन सम मेजर सेपरेशन दैट द चाइल्ड मे हैव एक्सपीरियंस्ड, या कोई ऐसा एपिसोड हो जहाँ पर कोई एडवर्स एक्सपीरियंस रहा हो, द चाइल्ड मे हैव बीन अवे फ्रॉम द पेरेंट. अब अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें जो कंट्रीब्यूट करता है इन चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर्म ऑफ एंजाइटी, वी वुड पर्टिकुलरली सी if there is some form of loss that the child may have experienced. It could be a death in the family of a relative or a pet, या कोई ऐसा एडवर्स एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ से सेपरेशन फ्रॉम अ पेरेंट रहा हो फॉर अ चाइल्ड, एंड इमोशनल एक्सपीरियंस मे हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट इलनेस आइदर टू द पेरेंट और द चाइल्ड दैट मे बी देयर, या इवन बुलिंग इन स्कूल where a child may be shown, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ बुलिंग अगर हम देखें, एंड अगेन वहाँ पर जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सेपरेशन एंड द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी फ्रॉम द पेरेंट, द केयर गिवर, वो वाला एस्पेक्ट जो है जब बच्चे का ट्रिगर होता है वेयर दे डोंट फील सेफ इन अ पर्टिकुलर सेटिंग, और यहाँ अगर हम स्कूल की बात करें तो वो एंजाइटी में कहीं ना कहीं आ सकता है. Yes, correct. Usually separation anxiety manifests अगर वो if they are not used to the alternative environment, which would be considered normal as a normal part of growth and development. However, care should be taken off if they feel unsafe in a different environment. That needs to be looked into. Biological factors भी हो सकते हैं. तो अगर पेरेंट में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर था ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इट प्रीडिस्पोजेस द चाइल्ड टू हैव सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी मतलब कोई लॉस हो गया या कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से दे माइट हैव लॉस्ट टच विद द पेरेंट, और देयर इज एनी कॉन्टैक्ट रिफ्यूजल विद द पेरेंट, व्हिच मे हैपन ड्यूरिंग केसेस ऑफ पेरेंटल डिवोर्स, या फिर द पेरेंट हैड टू मूव अवे, एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट. ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये साइकोसोशल फैक्टर्स, ये सब प्रीडिस्पोज कर सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को. सो हम ज़्यादातर देखते हैं दैट अ चाइल्ड विद सम बेसिक सपोर्ट इंटरवेंशन, एंड जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का काफ़ी यूज़ होता है व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल, सो दैट द सेपरेशन एस्पेक्ट इवन इन दैट पार्ट इज स्मूदर एंड द ट्रांजिशन इज ईजियर फॉर अ चाइल्ड. सो ओवर हियर जब हम बच्चे में देखते हैं कि स्पेसिफिकली सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो वो एक इंटरवेंशन एस्पेक्ट से भी हम कहीं ना कहीं काम करते हैं बच्चे के साथ. ये हो गया सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. अब हम आते हैं इन अनदर कंडीशन विच इज कॉल्ड सिलेक्टिव म्यूटिज्म. सिलेक्टिव म्यूटिज्म में हम ये देखते हैं कि बच्चे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन या एनवायरनमेंट में बात नहीं करते. म्यूटिज्म मीन्स कंप्लीटली म्यूट देमसेल्व्स in that particular situation or an environment. So बच्चे घर पे बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, घर पे जो लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे, हो सकता है जिन लोगों को वो जानते हो रिलेटिव्स के साथ बात करेंगे. पर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्कूल में दे आर कम्प्लीटली म्यूटेड, दे डोंट स्पीक एट ऑल ओवर देयर. सो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्लिनिकली और समझें, डॉक्टर आस्तिक, व्हाट वुड बी सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स and for how long does it remain? What is the duration? What is the onset? If you can just help us understand that. Sure. So selective mutism is a form of anxiety disorder. So इसको the duration, firstly the duration. So like in all anxiety disorders, the duration of symptoms should be for 1 month or more. So if the symptoms of selective mutism last for a month or longer, we clinically call it as selective mutism. And
firstly you have to distinguish selective mutism from other forms of uh, illnesses that might be causing the selective mutism as a symptom, but not as a disorder, such as autism. नहीं तो फिर it might be social phobia, it might be performance anxiety. For that, there's usually in selective mutism, there's a consistent failure to speak in a specific social situation. Whereas in other forms, it might be consistent across all boards. So यहाँ पर अगर हम देखें, because it is linked to social scenario, जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं यहाँ पर on working with specifically the environment in which they are not able to speak, and we address the anxiety part over there, can we say that may be addressed and the child may start to speak? However, the comorbidity and the aspect of social anxiety disorder may continue to pertain sometimes in these children? Yes, it can. Right. And which is why it is important to also understand that these children may have some signs of social anxiety as we see them growing up as well, and may require support जब हम उनके उन साइंस को और उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को समझें और किस तरीके से वो सोशल एनवायरनमेंट में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, उस चीज़ का हम ध्यान रखें. यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है, अगेन इफ वी सी व्हाट इज द जनरल एज ग्रुप इन विच वी सी चिल्ड्रन शोइंग दी साइंस ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म. जो ऑनसेट होगा सिलेक्टिव म्यूटिज्म का, दैट वुड बी टिपिकली बिफोर एज 5, although the symptoms can proceed for later on too. So again, these children maybe show these signs of more shyness, social engagement से थोड़ा सा withdraw करते हैं, और 5 years आपने कहा which is again the time period when they go to school. So again the clinical presentation जो है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है एंड आउटर वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पर हमें समझ आने लगता है कि शायद again there is something amiss and requires some form of intervention, because in a school environment the child is not speaking. So घर में, because the child is interacting with the caregiver, the parents and everybody else who is at home, so this may not come across as a clinical condition at home, but the moment the child is outside this particular environment and आप देख रहे हैं consistently the child is not speaking, is when we are able to say that there is selective mutism that the child is going through as a form of anxiety disorder. अब यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया. सो स्पेसिफिक फोबिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर, एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ फियर टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिचुएशन या एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे कि फ्लाइंग, हाइट, एनिमल्स, इंजेक्शन, सीइंग ब्लड. दीज आर सम वेरिड फॉर्म्स जहाँ पर हम ये देखते हैं. और अगर हम बच्चों की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं crying spells, temper tantrums, a lot of anxiety, clinging, sometimes even freezing in a certain situation. उस तरह का clinical representation in their behavior बच्चे जो है शो करते हैं. So their behavioral and emotional expression would be of this sort. Now again, to be able to say that this is a kind of a phobia that the child is going through, थोड़ा सा आप समझाएं डॉक्टर आस्तिक कि हम बच्चों में ये स्पेसिफिक फोबिया किस तरीके से देखते हैं और किन एस्पेक्ट्स पे आपने कॉमनली देखा है कि बच्चों में फोबिया को हम देख पाते हैं. तो specific phobia, as the name suggests, it has to be specific, and phobia means fear. So fear of a specific entity is specific phobia. Usually DSM, how DSM terms it is, it has various specifiers. The most common being fear of flying, fear of heights, animals, blood injury type, receiving an injection, social environment. So you have to specify what the phobia is from. Usually जो इसका onset होगा वो before 10 years of age होगा. And the phobia develops early in childhood. जैसे for example, fear of spiders is a common type of phobia to have in earlier age onset, specific phobias. राइट. एंड अगर हम यहाँ बात करें बच्चों में
सो हम इवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव फियर विच जो जनरली ट्रांजिएंट नहीं होता, ये डेवलपमेंटली हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है इन चीज़ों को, एंड द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई दे आर अवॉइडिंग व्हाट दे आर अवॉइडिंग. फॉर देम इट इज़ जस्ट द फियर एस्पेक्ट दैट कंज्यूम्स देम सो मच दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उस वजह से हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं. सो कई बार बच्चे हम देखते हैं दे डोंट वांट टू गो इनटू वाटर, या हम देखते हैं दे डोंट वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर एनिमल, जैसे आपने स्पाइडर का एग्जांपल दिया. सो दीज आर सम एस्पेक्ट जो हम देखते हैं स्पेसिफिक फोबिया में इन किड्स. व्हेन कैन वी से दिस इज इम्पेयरिंग? It's a very good question. It is impairing when it leads to problem in daily life activities, or the child is unable to carry out activities of daily living due to that specific phobia. For example, the child is unable to go to the playground or go outdoors because there's fear of insects. Now, obviously, हम insects को तो सारे prevent नहीं कर सकते, but so we have to address this specific phobia by certain specific measures, such as pre-exposure, exposure therapy, for example, and you're an expert on that. सो हमने बात करी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की, फिर हमने बात करी सिलेक्टिव म्यूटिज्म की, जहाँ पर हमने कंपोनेंट ऑफ सोशल एंजाइटी का हमने देखा. फिर हमने बात करी स्पेसिफिक फोबियाज की, जहाँ पर हम ये समझना ज़रूरी है दैट व्हेन इट बिकम्स इम्पेयरिंग फॉर द चाइल्ड फॉर अस टू हैव सम काइंड ऑफ एन इंटरवेंशन. Now from there, let's come to social anxiety disorder, which is again, like we spoke, in children who may have selective mutism, some component of social anxiety disorder, and social anxiety disorder in its own self, जो हम commonly देख सकते हैं, which is a lot of fear, intense fear, specifically in social situations. माने कि कोई भी ऐसी setting जहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि मेरे को कैसे नेगेटिवली इवेल्युएट किया जा रहा है बाय द इन्वायरमेंट, एंड विच इज़ वेयर द एंजाइटी बिकम्स अ लॉट मोर. सो अगेन इफ वी लुक एट व्हाट आर सम ऑफ द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हम देखेंगे बच्चों में, फॉर अस टू से कि हाँ, मे बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर दैट आई कैन सी इन माई चाइल्ड. So, social anxiety disorder typically manifests in social situations, या फिर उसको बच्चे को perform करना पड़े, and performance, the child is unable to perform because of social anxiety. That is when you think on these lines. ये कोई भी performance हो सकती है. Usually academic sense में आप you're unable to perform on test just because of the anxiety that is present, which makes you less of a performer than you would be, and the fear of being judged or the fear of being negatively evaluated is the core thought that is the reason behind the lack of performance. एंड बोथ, अगर हम बात करें स्पेसिफिक फोबिया की या हम बात करें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की, इट जनरली लास्ट फॉर एटलीस्ट अबाउट 6 months. सो इट्स नॉट कि कुछ हफ्ते आपने एक्सपीरियंस किया, बट ये परसिस्टेंटली जो है चलता जा रहा है, एंड इट्स ओनली बिकमिंग वर्स बिकॉज अगेन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सिनेरियो सिचुएशन और यहाँ पर हम सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, या अगर हम फेस भी करते हैं तो हम इतनी एंजाइटी के साथ फेस करते हैं दैट हम एंटिसिपेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, एंड विच इज़ वाई वी वॉन्ट टू अवॉइड इट, बट देर आर टाइम्स व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अवॉइड इट, and when we impose that, a child starts to feel a lot of anxiety before the child gets into that environment. इसलिए आप ये भी देखेंगे कि बच्चे कभी कभार बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन दिखाते हैं जब हम उन्हें पुश करते हैं किसी पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में जाने के लिए जहाँ वो नहीं जाना चाहते. अब हम आते हैं इसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जो हम देखते हैं बच्चों में, विच इज़ ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. सो पैनिक डिसऑर्डर वुड बी जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पीक पे एक सर्ज ऑफ एंजाइटी आती है, एंड देयर इज दिस इम्पेंडिंग डूम काइंड ऑफ अ फीलिंग. ऐसा लगता है कि अभी बस कुछ हो जाएगा. इस चीज़ को अगर हम बच्चों में समझें, सो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, कितने यंग बच्चों में आपने देखा है पैनिक डिसऑर्डर को आते हुए? सो पहले आप ये बताइए कि पैनिक डिसऑर्डर की क्लिनिकल फीचर्स बच्चों में किस तरीके से हम देखेंगे, एंड देन हाउ यंग डू यू एंड अप सीइंग इट?
So panic disorder, first of all, needs to be separated from a generalized anxiety disorder, which has panic attacks, or any other form of anxiety disorder with panic attacks as the specifier, versus panic disorder, which is a disorder by itself and a different entity by itself. So जनरलाइज एंजाइटी आपने ये जो यहाँ टर्म यूज किया उसका माने ये है कि एक्सेसिव फियर होना किसी भी एस्पेक्ट को लेके. इट्स लाइक आप कंसिस्टेंट वरी, कांस्टेंट वरी, नेगेटिव थॉट्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ जो बच्चे को हो सकते हैं. इन द सेंस फॉर एग्जांपल बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है. बच्चे ये सोच सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि अगर मेरे पेरेंट ने फ़ोन नहीं उठाया तो कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हो गया हो, या अगर मैं कोई काम करने जा रहे हैं हम तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव आउटकम ना हो. सो देयर इज अ जनरलाइज्ड फियर एंड एक्सेसिव वरी ऑफ अ नेगेटिव आउटकम दैट मे हैपन. सो वहाँ से अगर हम समझे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में जो आप बता रहे थे सिम्टम्स, सो इन इट्स ओन सेल्फ वहाँ पर बच्चों को क्या महसूस होता है? तो देयर इज पैनिक डिसऑर्डर में टिपिकली there are physical manifestations of the anxiety. So usually complaints tend to be somatic. So psychologically there's an intense feeling of intense fear which is rapid in onset. इसकी वजह से the heart rate might be lower, or there could be a feeling of heart palpitations. Diaphoresis or sweating can clinically manifest, because इसके जो reason है panic disorder is more biological in the sense that they are biological clinical manifestations, and which may include trembling, sympathetic nervous system activation, so hyperactivated physical sense, and there might be other forms of sympathetic overstimulation, might be tremors, there might be psychological intense feeling of this going to be a doom, like you said. एंड ऑनसेट क्या होगा? मतलब हम क्या यंग बच्चों में देखते हैं पैनिक डिसऑर्डर को, या हम थोड़ा सा एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज़्यादा देखेंगे इस चीज़ को? पैनिक डिसऑर्डर टिपिकली मैनिफेस्ट थोड़ा लेटर करता है देन अदर एंजाइटी डिसऑर्डर. सो यूजुअली एडोलेसेंस वुड बी द टाइम पीरियड व्हेन they would, or when there's hormonal regulation happening, for example puberty, around puberty years is when you would see panic disorder clinically manifest. राइट. सो आज हमने बात करी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, जहाँ पर हमने बात करी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल एंजाइटी दैट द चाइल्ड वुड एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन एनवायरनमेंट. फिर हमने बात करी सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में, जहाँ पर हमने समझा कि बच्चे कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बात नहीं करते, ये क्लिनिकल पिक्चर जो है बच्चे दिखाते हैं. फिर हमने बात करी स्पेसिफिक फोबियाज के बारे में, जहाँ इंटेंस फियर होता है टू अ स्पेसिफिक एंटिटी इन इटसेल्फ. एंड देन वी स्पोक अबाउट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पर नेगेटिव इवैल्यूएशन का फियर बहुत ज़्यादा रहता है परसिस्टेंटली इन वेरियस सोशल सिनेरियोज. एंड फिर वहाँ से हमने समझा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जहाँ पर एक्सेसिव वरी, इंटेंस फियर रहता है ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है बच्चों के रह सकते हैं इन अगेन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. एंड फिर हमने समझा एक एस्पेक्ट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली अराउंड प्यूबर्टल एज. जिन बच्चों में टेंडेंसी रही है एंजाइटी की, उनमें हम पैनिक डिसऑर्डर को ज़्यादा कॉमनली देखते हैं.